मेरे टीचर्स अमेजिंग थे। मैं आज तक अपनी 3 पर्टिकुलर टीचर्स के बारे में बोलना चाहूँगी। बॉम्बे में प्लानिटेरियम है, तो मैं प्लानिटेरियम जाने लगी जब मैं 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में थी। एक लड़की जो पहले बीएचयू में थी, देन डीयू में मास्टर्स करी, पीएचडी करी, देन सेकंड पीएचडी के लिए जर्मनी में जाके जिनेविया यूनिवर्सिटी में जाके सेकंड पीएचडी के लिए किया। आप उस लड़की की जर्नी जो है थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपने इस जर्नी में सर्न तक का सफर कैसे तय किया। जी, सवाल तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन जवाब देने के लिए कहूँगी कि एक एक मोमेंट जो है, एक एक दिन का काम बस मैं करती गई और वो डायरेक्शन बनता गया। मेरे टीचर्स अमेजिंग थे। मैं आज तक अपनी 3 पर्टिकुलर टीचर्स के बारे में बोलना चाहूँगी कि मेरे स्कूल में माय टीचर जो 7th क्लास में मेरी टीचर थी, उन्होंने बहुत बहुत इनकरेज किया, क्योंकि एक बार उन्होंने कुछ क्वेश्चन क्लास में पूछा और मुझे उसका जवाब आता था, पता नहीं कैसे, लेकिन उन्होंने ऐसा इनकरेज किया कि बहुत अच्छा लगा। बच्चों को तो थोड़ी शाबाशी मिलने में अच्छा ही लगता है। फिर मैं जब बीएचयू में थी तो 2 लेडी टीचर्स थी वहाँ पर, और दे वर अमेजिंग प्रोफेसर्स थी वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में, और फिजिक्स की क्लासेस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में होती थी, नॉट इन द विमेंस कॉलेज, क्योंकि हमारे टीचर्स जो भी अरेंजमेंट था बीएचयू में इस तरह से था। तो बहुत एक मतलब अगेन बहुत एनकरेजमेंट मिला वहाँ से। तो एक सर थे हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स के बीएचयू में, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से हमको पढ़ाया कि हमें आई स्टिल रिमेंबर द मोमेंट। वो मोमेंट भी मुझे आज तक याद है कि जब सब लोग चूज कर रहे थे अपना स्पेशलाइजेशन, तो सबने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाज द बिग थिंग 80s में, एज यू नो। और मैंने सोचा मैं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं करूँगी, मुझे तो उसके न्यूक्लियस के अंदर देखना है कि क्या है, और मैं न्यूक्लियर फिजिक्स लूँगी। मैंने ऐसे सोच के न्यूक्लियर फिजिक्स लिया था। फर्स्ट ईयर में जब मैं थी वहाँ, मतलब मास्टर्स में, तो फिर वो एक्सपेरिमेंट करना था, 2 एक्सपेरिमेंट्स करने थे, वो प्रोजेक्ट था, दो वो आपको जस्ट अपैरेटस दे दिया, फिर बोला कि आप इससे कुछ करो, फिर 2 वीक्स बाद आके वो रिपोर्ट दे दो। मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ डिस्कशन उसके अंदर करेंगे, आप इससे जो मतलब निकालो फिर भेज दो, मतलब खुद डिस्कवर करो, इस तरह का था। तो फिर एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया, उसमें जो एरर था वो मतलब 10 टू द माइनस कुछ था, 16-17, मतलब 10 टू द 16 में 1%, मतलब बहुत ही कम। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया वो पार्टिकल ट्रैक्स में, उसमें 70% एरर आ रहा था, मतलब एकदम ऑपोजिट। तो फिर मैंने जाके उनको बोला कि मतलब जो उधर जो इंस्ट्रक्टर थे सेकंड वाले में, कि क्या हो रहा है, ये 70%, मतलब पहला वाला वो 1 in 10 to the 3, 10 to the 16, और ये वाला 70। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ बोलेंगे नहीं, जो भी है आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए। तो फिर मैंने कर दिया। फिर बाद में पता चला कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें अगर आप 60-70% से कम अगर आपको एरर आएगा, तो फिर आपने कुछ मतलब गलत किया है उसमें, तो फिर इसका एरर ऐसा ही है। तो फिर वो बहुत वो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ये 2 एक्सपेरिमेंट्स एकदम अलग तरह के प्रिसिशन वाले। तो और फिर एक थे वो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते थे, वो क्लास में आते थे एक बहुत बड़ा डंडा लेके, तो फिर वो फ्लूइड मोशन वो दिखाते थे रॉड से, वो मतलब क्लास के सामने वो डेमोन्स्ट्रेशंस करते थे लाइव। वो बहुत एंटरटेनिंग था उनका क्लास। वो भी कैम्ब्रिज में था, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, तो कोलाइड तो होते हैं, और यूजुअली ऐसा होता है कायनात में कि हर एक चीज़ का कुछ सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन और कुछ स्पिन रहता है। तो अगर 2 चीज़ें ऐसे नज़दीक आते हैं तो उनका एब्सोल्यूट डायरेक्टली ऐसे कोलिजन होने के चांस बहुत कम है। तो यूजुअली वो इसका ऐसे रहता है, इसका ऐसे कुछ वेलोसिटी रहता है, तो वो नज़दीक आते हैं, तो एक से एक ऐसे स्पाइरल होके फिर धीरे धीरे नज़दीक होके फिर मर्ज हो जाएंगे।
तो 2 ब्लैक होल्स भी ऐसे ही करेंगे। तो टकराते होते हैं, मर्जर्स होते ही हैं, और जब ऐसे ब्लैक होल्स नज़दीक आएंगे तो उनके मासेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए स्पेस टाइम को ही वो हिलाते हैं। तो ये हिलाने के वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स वही हैं जो स्पेस टाइम हिलाने से उत्पन्न होते हैं। और यही आपने कहा कि हम आजकल उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट वो इंस्ट्रूमेंट से, लाइगो कहते हैं उसको, जो पहला डिटेक्शन हुआ वो 2 ब्लैक होल्स का मर्जर था 2015 में। जो पहला डिस्कवरी हुआ वो 2 ब्लैक होल्स का ही मर्जर था बाय चांस। आई मीन वो कुछ भी हो सकता है, वो ब्लैक होल्स हो सकता था, न्यूट्रॉन स्टार्स हो सकता था, या एक ब्लैक होल और एक न्यूट्रॉन स्टार भी हो सकता था, लेकिन बाय चांस उनका पहला डिस्कवरी था 2 ब्लैक होल्स का कोलिजन। तो ऐसे ब्लैक होल्स ऐसे नज़दीक आके धीरे धीरे स्पाइरल होके फिर मर्ज हो जाते हैं, फिर एक ब्लैक होल बन जाता है। तो अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट ये है कि 2 ब्लैक होल्स मर्ज होके एक ब्लैक होल हो जाता है। तो एक ब्लैक होल का जितना वजन था उसका सम टोटल रफली स्पीकिंग वो नया वाला ब्लैक होल का होता है, बट नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो उत्पन्न होते हैं उनमें थोड़ा मास का एनर्जी को कन्वर्ट होते उनमें थोड़ा मास जाता है। तो ये A प्लस B जो है वो फुल्ली C नहीं देता, C विद सम माइनस। तो A प्लस B माइनस समथिंग वो C का वजन हो जाता है, और बाकी का वो मास एनर्जी में डिसिपेट होके ग्रेविटेशनल वेव्स होके बाहर निकलते हैं, और आजकल हम उसको डिटेक्ट करने का हमारे पास कैपेबिलिटी है। In India, because there's so much of an emphasis that you have to do well in the board exam, you have to get into the right college, that people lose their fun in studying. So whereas in the US, I found that that spirit is is encouraged even in high school level. So what we did is we wanted to have students experience more of the fun part of science. So we tried to connect STEM, which is science, technology, engineering and math, to different concepts of space, because as we discussed, kids are fascinated by space topics. So not just kids, but there's a whole amateur astronomy community. There are many adults who are fascinated by space. So we wanted to tie in the two things. So with that, we started this company, and I previously worked in another company which does similar things, which is we try to bring concepts of STEM to students through different activities of space. Like for example, there might be a activity that tries to teach them space communication and through that they learn the programming basics, or they learn about antennas. So we are also teaching them about geography, earth science, so things like that. We tie into different space topics. Yeah, so actually, Paul also told you that when I was in school, that's when Cosmos came on TV, Carl Sagan's Cosmos, and I loved it. मुझे बहुत पसंद आया था, and मेरे फादर ने मुझे उसका बुक गिफ्ट किया, क्योंकि उन्होंने कहा ये देखो वीडियो में तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बुक में बहुत ज़्यादा है, इसमें इंफॉर्मेशन लिमिटेड है। तो वो बुक ऑब्वियसली मैंने कई बार पढ़ लिया, मुझे बहुत पसंद आया था। एंड मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ, तो बॉम्बे में प्लानिटेरियम है, तो मैं प्लानिटेरियम जाने लगी जब मैं 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में थी। और प्लानिटेरियम में एक मौका मिलता था कि आप स्टूडेंट गाइड बन सकते थे, यानी कि बिफोर द शो उसके जो मॉडल्स थे उसको समझाने, लोगों को समझाने के लिए आप एक्सप्लेन कर सकते थे। फिर स्काई शोज़ भी अगर थे तो उसमें भी शामिल हो सकते थे, एक्लिप्स वगैरह कुछ हुआ तो उसके इवेंट में भी कर सकते थे। तो मैं वो प्लानिटेरियम के कामों में भी इन्वॉल्व हो गई अलॉन्ग विद कॉलेज। एंड जब भी हमारे पास प्लानिटेरियम में TIFR बॉम्बे के लोग आते थे लेक्चर्स देने के लिए ऑन सैटरडे संडेज़, या कोई नोबेल लॉरिएट कोई भी आ गया तो उन लोग ऑर्गेनाइज करते थे टॉक्स, और ऑब्वियसली मैं उसको अटेंड करने लगी। और
मुझे मालूम पड़ने लगा कि किस तरह से मैं इसको रियलिटी में चेंज कर सकती हूँ, मैं कैसे बन सकती हूँ। क्योंकि मेरे फैमिली में ऑब्वियसली कोई एस्ट्रोनॉमर्स नहीं थे, तो मुझे मालूम नहीं था कि मुझे किस तरह से ये सब करना है।